इस वीडियो में हम लोग हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। बीपी का कम होना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। हाइपोटेंशन किन कारणों से होता है, इसके काजेज क्या हैं और इसके साइन और सिम्टम क्या हैं तथा हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन्स का यूज करना है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेंशन इज़ एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मली लो होना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। यानी बीपी अगर कम हो गई है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज़ 120 to 80 mmHg। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट में वो 120-80 mmHg होता है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। इफ़ ब्लड प्रेशर फॉल बिलो 90 to 50 mmHg इन एडल्ट देयर इज़ नोन एज हाइपोटेंशन। यही जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg है, अगर यही घट करके सिस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 50 mmHg होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके काजेज क्या हैं हाइपोटेंशन के, वो देखते हैं। फिज़िकल वीकनेस, अगर पेशेंट फिज़िकली वीक है तब भी उसको हाइपोटेंशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। डायरिया, कॉलरा, अगर डायरिया रहा है पेशेंट को जिससे वाटरी स्टूल पास हुआ है या कॉलरा हुआ है, इसमें उल्टी और दस्त आया है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो लॉस हो जाता है बॉडी का, जिससे जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसके कारण भी हाइपोटेंशन हो सकता है। नॉट ईट प्रॉपर टाइम, अगर पेशेंट टाइम से खाना नहीं खा रहा है तब भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है, उपवास कर रहा है, तब भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर हेड इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, तब भी हाइपोटेंशन हो सकता है। ब्लड लॉस, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तब भी हाइपोटेंशन रह सकता है। हाइपी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड के वक्त में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, हाइपी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई है, तब भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अब हाइपोटेंशन के टाइप देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो हाइपोटेंशन ये 3 प्रकार का होता है। सिम्पटोमेटिक हाइपोटेंशन, एसेंशियल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जो सिम्पटोमेटिक हाइपोटेंशन होता है ये डिजीज़ की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट है हाइपोटेंशन तो उसके अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट दिखाता है, सिम्टम की क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर क्रोनिक है तो उसके हिसाब से। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। सिम्पटोमेटिक हाइपोटेंशन में पसीना आएगा बार बार और जो स्किन है वो पोलर हो जाती है, वीकनेस महसूस होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सेकेंड है एसेंशियल हाइपोटेंशन। ये जो हाइपोटेंशन है एसेंशियल, इसका कोई कारण पता नहीं कि ये क्यों होता है। इससे लगभग 3% पेशेंट होते हैं जो ग्रसित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और ये जो एसेंशियल हाइपोटेंशन से ये वाला हाइपोटेंशन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में वर्टिगो जैसा फीलिंग होता है, यानी चक्कर आने लगता है। जैसे थोड़ी देर तक पेशेंट कहीं कोई काम कर रहा है या एक जगह पे खड़ा है ज़्यादा देर से, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बीपी कम हो जाए और उसको चक्कर आ जाए और गस खा करके गिर जाए। तो ये भी हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार का जो हाइपोटेंशन होता है उसमें सबसे कॉमन बात ये होती है कि जब पेशेंट खड़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसे का वैसा बना रहता है। तो ये कुछ टाइप हैं हाइपोटेंशन के। अब साइन और सिम्टम देखते हैं। नाउजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, इसमें जी घबरा सकता है, उल्टी आ सकती है, सर चकरा सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, फुल फेस एंड लेजीनेस, डुल फेस हो सकता है, आलस आ सकती है, लो ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाएगी, उसी को हाइपोटेंशन बोलते हैं।
और इसका जो सिम्टम है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो पेशेंट हाइपोटेंशन का आया हो तो उसको स्फेग्नोमेनोमीटर से उसकी सबसे पहले बीपी चेक की जाए। अगर उसकी बीपी 90 to 60 mmHg से कम है तो वो लो ब्लड प्रेशर समझा जाएगा। फिर उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो ट्रीटमेंट देखते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद में उसको इन्फ्यूज़न जो NS नॉर्मल सलाइन होता है उसको IV के थ्रू चढ़ाना चाहिए धीरे धीरे, और ORS बार बार पीने के लिए टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो पूरी हो सके और डिहाइड्रेशन की कमी ना हो। और इस साथ ही साथ में विटामिन, मिनरल तथा प्रोटीन की रिच डाइट देनी चाहिए ताकि पेशेंट अगर वीक है, कमज़ोर है तो उसको वो मैनेज कर सके, जिसके कारण उसकी बीपी कम हुई है वो मैनेज हो जाए। फ्लूइड इनटेक हाई अमाउंट, और पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लेने के लिए बोलना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना चाहिए। और उसके साथ साथ में सिरप है बिटकोफोल, जिसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, निकोटिनामाइड, बेंजाइल अल्कोहल फेनॉल होता है। तो इसको लगभग 10 ml सुबह शाम खाने के बाद में देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कैप्सूल है ऑर्ट्रिन, जिसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमरेट होता है, जिसको रोज़ाना 1 गोली देनी चाहिए। अगर ये सब नहीं दे रहे हैं तो सिरप है बेस्टोजाइम, जिसमें अल्फ़ा एमाइलेज एंड पेप्सिन होता है। इसको 10 ml सुबह और 10 ml शाम, दिन में 2 बार खाने के बाद में देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो कैप्सूल है यूनी एंजाइम, जिसमें फंगल डिस्टेज, पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो इसको सुबह शाम खाने के बाद में देना चाहिए। और इसके अलावा सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पेशेंट को हाइपोटेंशन तो है ही है, बीपी कम है ही है, उसके साथ में नाउजिया और वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में रेंटेक डी, जिसमें रेंटिडीन एंड डोमपेरिडोन होता है, या ओमिपेराजोल भी हो सकता है, तो उसको दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो पेरिस्टी MD दें, जिसमें ऑन्डिनेस्ट्रान होता है, तो टैबलेट दें ताकि उसकी जो उल्टी है वो रुक सके। और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ऐसे में टैबलेट है डायनापार, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामॉल होता है, तो वो टैबलेट देनी चाहिए। और पेशेंट को अगर चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसको चक्कर आ रहा है, तो उसको एस्टेमेटल MD, जिसमें प्रोक्लोर पेराजीन मेल्टेट होता है, तो वो टैबलेट देनी चाहिए ताकि जो उसको जो चक्कर आ रहा है वो आराम हो सके। अगर ये सब देने के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में डोपामाइन इन्फ्यूज़न स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर के लिए रिफ़र कर दिया जाए। वार्निंग देखते हैं। दिस वीडियो इज़ मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई मेडिसिन ना लें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।